गुड इवनिंग बच्चा लोग आज हम क्लास 11th का पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 1 का मतलब है कि जो हमारी एमसीक्यूज वाली सीरीज चल रही है, इसमें आज हम 11th के लगभग 5 चैप्टर से 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन उठाएंगे। और यू विल ट्राई कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बने। जहां पर भी आपको नहीं बनेगा, जहां पर भी आपको डाउट्स होंगे, जहां पर भी आपको क्वेरीज आएंगी, मैं उसको समझाऊंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ट्राई करना है कि आपसे बनना चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए मैं अप्रोक्सीमेट 1 से 2 मिनट दूंगा आपको, ठीक है। और जहां पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको फटाफट से आंसर देना है। सो स्टार्ट करते हैं। चलो, ट्राई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द इन द गिवन क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स? गैलीलियो, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर। सभी के नाम फेमस है। गैलीलियो के बारे में आपने सुना होगा, टेलीस्कोप जो गैलीलियो ने बनाया। न्यूटन ने तो काफी सारी चीजें आपको दी हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन का E इक्वल MC स्क्वायर काफी फेमस है। और नील बोर की मैं बात करूं तो एटम से रिलेटेड जो हमारा आ, बोलना चाहिए, जो सेल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नील बोर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। सो फटाफट से आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। कई टाइप की फिजिक्स आपने देखा होगा, मॉडर्न फिजिक्स, एंशियंट फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो फादर है, किसको बन बोलते हैं? ए, गैलीलियो ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो ने कॉपरनिकस की जो बात थी, कॉपरनिकस को फांसी पर टांग दिया गया था, इसलिए क्योंकि उसने सबसे पहली बार ये बोला था कि हमारी जो धरती है वो कैसी है, सन के चक्कर लगा रही है। सन बीच में है और सन के चारों तरफ हमारे जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जो पुराने लोग थे, उनका मानना ये था कि सन हमारा अर्थ के चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि अर्थ हमारे बीच में, और पूरा का पूरा जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं, वो धरती के चक्कर लगा रहा है। धरती हमारी माता, ऐसा ऐसा अपन पहले मानते थे। बट गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप की हेल्प से वहां के राजा को, जहां पर वो रहते थे, वहां के राजा को बताया कि भैया ऐसा नहीं है, सन हमारा बीच में, और ऐसे कई सारे सन हैं। बट उसकी बात भी नहीं मानी गई और उसको उसके ही घर में बंद कर दिया था। 9 साल तक अप्रोक्सीमेट गैलीलियो अपने घर में ही बंद रहा। कॉपरनिकस को तो सरेआम फांसी पे टांग दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज, ऐसी कई सारी स्टोरी इन साइंटिस्ट के बारे में है। चलो, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, गैलीलियो इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखना आपको। सो which of the following force is the strongest force in the nature? Which of the following force? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। वीक तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर में आपको लग रहा होगा, और सही लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर में ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। बी इज द करेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल नॉर्मली बात करूं, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा होगा। सो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा, विच इज बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन्स पे बेस्ड होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे बेस्ड होते हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बट जैसे अपन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे ना, तो न्यूक्लियर फोर्स की बात होने लगती है। चलो, ट्राई थर्ड वन। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना आर dealt with by applied mechanics, quantum mechanics, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर की बात हो रही है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर की बात हो रही है। सो अप्लाइड मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वांटम फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, वहां पर एटम और मॉलिक्यूल की बात होती है। चलो, बढ़िया। ट्राई फोर्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर? वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स, अभी बात हो रही थी वीकेस्ट फोर्स इनमें। देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें अपन, तो यू नो दैट वेरी वेल, आपको दिख रहा होगा, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर। सबसे वीक, चारों में से वीक फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो चेक करिएगा, हो सकता है आपको ए आंसर सही लग रहा हो। लेट्स सी क्या आंसर सही आता है आपका।
यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट, फिफ्थ वन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू, too easy. A is equal mc, B is equal mc square, C is equal m upon c, और D is equal m upon c square. So you know that very well. आंसर आ ही गए हैं। B, E is equal mass into स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इस इससे अपन को एक चीज और समझ में आता है कि व्हेन वी विल मूव, आइंस्टीन ने ऐसा बोला था कि व्हेन वी विल मूव, आइंस्टाइन का जो कंसेप्ट था वो ये था कि हम लाइट की स्पीड से मूव करते हैं तो हम कंप्लीटली, मास यदि लाइट की स्पीड से मूव करता है तो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सो मान लो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मास। यदि ऐसा पॉसिबल हो गया कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में, पूरी की पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो गया तो हम टाइम ट्रेवल कर लेंगे। टाइम ट्रेवल नहीं भी कर पाए तो हम फोन में से रेडिएशन के थ्रू, मतलब हमारा मास पूरा का पूरा एनर्जी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और हम फोन से रेडिएशन के थ्रू दूसरी तरफ फोन से बाहर निकल आए। ऐसा यदि पॉसिबल हो जाए तो कितना मजा आएगा। मतलब अपने यहाँ पर हेलो बोला और अब जहां पर दूसरा पर्सन बैठा हुआ है अपन डायरेक्टली फोन से उस तरफ निकल आए। ठीक। सो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन वो प्रॉपर प्रूफ नहीं हो पाए। ट्राई सिक्स्थ वन। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 10 meter wide, 4.5 meter. What is the volume of the box? If it is 10 meter wide, 4.5 meter long, and 2.3 meter high, up to significant digit in meter cube is. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, डू इट। वॉल्यूम, वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कैलकुलेटेड। 10 पावर 104 बोल रहा है वो, अच्छा। 103.5, 103 और 100 कैलकुलेट करेगा। इट्स आंसर बहुत इजी है, डू इट। ए इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेट करिएगा आराम से। चलो, ट्राई नेक्स्ट। देखो 1.103.5 आ रहा होगा, उसको अपन राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने में क्या आ रहा है, यदि 5 तक आ गया तो अपन ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, यदि 4 तक होता तो 103 ले लेते। ठीक है। सो वी विल कंसीडर्ड 104। बढ़िया। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई? इट्स टू, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंटरनेशनल और साइंस इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, B is the correct. System International Unit System. The SI system. The SI is the System International. It is first adopted in 1960. उससे पहले आप अपना कुछ भी मतलब मैनेज करते थे। कहने का मतलब है कि पहले अपन लेंथ को मीटर में भी ले सकते थे, सेंटीमीटर में ले सकते थे, अभी भी ले सकते हैं। बट यदि मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, हम यदि इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो यदि हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहां पर कुछ सिस्टम अपने बना के रखे हैं, जैसे मास को केजी में, है ना, टाइम को सेकंड में, और लेंथ को मीटर में अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक। चलो, सो 1960 में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले ऐसा सिस्टम अपन ने कब अडॉप्ट किया, तो 1960 में, 1960 में अपन ने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ट्राई नेक्स्ट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन? डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, आई थिंक सो इट्स पहले तो आप देख लो, MLT-2, बी हमारा बी हमारा LT-1, L हमारा लेंथ। डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली MLT केजी मीटर और सेकंड की बात हो रही है, केजी मीटर और सेकंड की बात हो रही है। ठीक है। मास केजी, लेंथ हमारा मीटर और टाइम हमारा सेकंड। सो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, आई थिंक सो इट्स यूनिट लेस होना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते अपन। क्योंकि इट इज अ रेशो ऑफ टू फोर्सेस, नॉर्मल और अपोजिट फोर्स। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका अपन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल। यस,
फ्रैक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो हमारा रेशो होगा, दोनों फोर्सेस से हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो दोनों हमारी कट हो जाएंगी। सो द करेक्ट आंसर इज डायमेंशनलेस। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। द डायमेंशन हुज यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर डायमेंशन यूनिट इज नोन एज फंडामेंटल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायमेंशन, एब्सोल्यूट डायमेंशन। द डायमेंशन हुज यूनिट डज नॉट डिपेंड, देखो डज नॉट डिपेंड में अपन बात करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे। फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट में हो सकता है आपको डाउट लग रहा हो, चेक कर लेते हैं। देखो अपन हटाना कोशिश करेंगे, जब कभी भी आपको आंसर नहीं मिले तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर हटा सकते हो। एब्सोल्यूट तो आएगा नहीं, डिपेंडेंट तो आएगा नहीं। तो ए और सी में बहुत से बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। फंडामेंटल जो यूनिट है ना, फंड लाइक हमारा मास का केजी, उसको अपन और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट दीज आर दी बेसिक। ठीक। जैसे लेंथ को मीटर में, लेंथ इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, साथ में हमारी दो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट, साथ में हमारी जो दो यूनिट्स हैं एक्स्ट्रा में, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन, ये हमारी सब फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 आपको फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो जो हमारी ड्राइव्ड नहीं है। ड्राइव्ड का मतलब है जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है। चलो देखो लिखा है फंडामेंटल डायमेंशन इज वन हुज यूनिट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट एनी अदर डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन पर ये डिपेंड नहीं है। लाइक मैं यदि पेरीमीटर की बात करूंगा तो मीटर में आएगा, मीटर हमारा फंडामेंटल यूनिट है। बट मैं यदि एरिया की बात करूंगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या है हमारा, ड्राइव्ड यूनिट है। एरिया वॉल्यूम हमारा ड्राइव्ड है, बट मीटर हमारा ड्राइव्ड नहीं। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन या न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है। जहां पर दो अलग अलग यूनिट हमारी मिक्स हो जाए वो हमारा ड्राइव्ड यूनिट में आ जाएगा। चलो ट्राई नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन। MLT minus 2 match which with the matches with the dimension formula। किसका ये डायमेंशन फॉर्मूला है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी। यहां पर क्लियर आप देख सकते हैं। यदि मैं फोर्स की बात करूंगा तो यूनिट हमारी क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आपको शायद मिल ही रहा होगा, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन तो हमारा यूनिट लेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो करेक्ट आंसर, या सही दे रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन हमारा यूनिट लेस है, बाकी फोर्स हमारा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो M1L1T-2, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ट्राई नेक्स्ट। If in the following diagram distance between each circle is 1 unit, what is the displacement between A to B? A से B का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, चेक कर लेते हैं। 5 यूनिट्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट। हम्म 1 2 कर लो, इट्स टू इजी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। मैं थोड़ा डायग्राम में आइडेंटिफाई कर दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एक्चुअल में डायग्राम ये यहाँ से बनना चाहिए था, ऐसे ऐसे बनना चाहिए था। डायग्राम हमारा जो बनना चाहिए था वो कैसे बनना चाहिए था, यहाँ से अपन थोड़ा सा ऐसा ले लें, ऐसा, ऐसा ले लें, ये ऐसा ले लें। ठीक है, ए से बी। तो देखो ये वन है और ये वन है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 है, ये 1 है हमारा, क्या लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2² प्लस 1², कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 4+1। सो आंसर आपको मिल ही होगा, है ना। यस, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट √5 यूनिट्स आ जाएगा, √5 यूनिट्स। बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। ट्राई नेक्स्ट। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार बिटवीन ए एंड बी इज
20 मीटर पर सेकेंड between B and C, 15 meter per second between C and D, 10 meter per second. What is the average speed between A and D? बढ़िया. So mentioned section is 20 second. अच्छा टाइम टेकन बोल रहा है, टाइम टेकन 20 सेकंड, पहले में 20 सेकंड बोल रहा है. टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन ले लेते हैं. ए से बी में एवरेज स्पीड चेक कर लेते हैं, कर लो. 17.14, 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 45 मीटर पर सेकंड. कर लो कैलकुलेट. टू इजी, टू इजी, कर लो आराम से, इतना टाइम नहीं लगेगा. सुनो, द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर. इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं. एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो टोटल डिस्टेंस हमारा 600 आ रहा है और टोटल टाइम कितना 35 सेकंड है. सो वी विल डिवाइडेड बाय, इफ वी विल डिवाइड, यदि टाइम गिवन है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ए से बी के बीच का, बी से सी के बीच का और सी से डी के बीच का. ए से बी के बीच का तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 400 मीटर आ रहा है. देन 150, देन 50. ए से बी, बी से सी और सी से डी. ठीक है, इनका स्पीड गिवन है, v1 गिवन है, कितना गिवन है, 20 गिवन है, बन ही गया होगा वैसे. अब तो टाइम गिवन है कितना, t1 20 गिवन है. सेम स्पीड 15 गिवन है और टाइम हमारा 10 गिवन है. फिर स्पीड आपका 10 गिवन है और टाइम आपका 15 5 गिवन है. सो यहाँ से आप जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा b इंटू टी से आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लोगे और देन टोटल टाइम हमारा 35 सेकंड हो जाएगा. So distance upon time, total distance upon total time taken, that is called average speed. बढ़िया. Try next. So A is the correct answer, 17.14 meter per second. ठीक. चलो, ये आसान क्वेश्चन है. In the given graph, what is the velocity? What is the velocity for a body? For a body following the graph below 10 second. Below 10 second. ठीक. Below 10 second. टोटल डिस्टेंस 5, टोटल टाइम 10, 5 बाय 10, 0.5 मुझे लग रहा है. ठीक है, जस्ट ब्रो 10 सेकंड हमारा आंसर जो आना चाहिए. यस, मुझे सी लग रहा है, चेक कर लेते हैं. यस, सी इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बढ़िया. बहुत से लोग ए बी डी दे रहे थे. टू इजी. डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड, ये इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं है. डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 बाय 10 क्या हो जाएगा हमारा, 0.5 मीटर पर सेकंड. ट्राई नेक्स्ट. 14th क्वेश्चन. व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? A with respect to B. तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, वी ए माइनस वी बी, वी ए प्लस वी बी, वी ए. देखो क्रॉस में तो नहीं आएगा. ठीक है, लिख देता हूं मैं, लेकिन क्रॉस में तो नहीं आएगा. चेक करिएगा. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि व्हेन वी विल अप्लाई द वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है यहां पर. ठीक है, वी बी माइनस वी ए. कर लो आराम से, चेक कर लो. So what is the correct formula? Relative velocity of body A with respect to B. B with respect to A होता तो कुछ और होता है ना. आंसर आपको दिख रहा होगा. क्या सही आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं. No, the correct option is A is the correct answer. A is the correct answer. The relative velocity of one body with respect to another body can be found out by subtracting their respective velocities in the respective order. This rules applies not only a velocities for other vector quantity. चलो, try next. A centripetal, a caterpillar. It's too easy. A caterpillar starts traveling at a speed of 1 meter per hour. बाप रे, 1 meter per hour. So speed given है, v given है, velocity given है, 1 meter per hour. Per hour, मैं second लिख रहा हूँ, per hour. It is the rate at which speed change 0.1 meter per hour square. Acceleration given है 0.1 meter per hour square. What is the final speed after 10 hours? So बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया.
इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं अपन, v निकालना है, सो वी नो दैट v इज इक्वल u प्लस 80। आंसर आप लोग निकाल लीजिए, मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, आपको ही करना है। u कितना है? 1 है। 0.1 इंटू 10 क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? यस, 1+1। सी आ रहा है? चेक कर लेते क्या आंसर आ रहा है। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ऐसे आते हैं मोशन 11 पार्ट से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इज द करेक्ट आंसर 2 मीटर पर आवर, 2 मीटर पर आवर। ठीक, चलो वी कैन यू ट्राई 16th। what is the resolved for what is the resolved form for a vector which is 5 units in long and is inclined at an angle of 45 degrees to the x-axis? What is the resolved form for a vector which is 5 units in long and is inclined at an angle of 45 degrees to the x-axis? कर लो आराम से। ए 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप, सी हमारा 5/√2 i कैप प्लस 15/√2 j कैप, और डी 10/√2 i कैप प्लस 10/√2 j कैप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ट्राई नेक्स्ट। ट्राई नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं बनेगा तो, इट्स टू इजी। A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 5 meter per second in a circle radius. Circular motion की बात हो रही है, circle radius 5 meter, circle radius 5 meter. What is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration क्या होगा? बॉडी हमारी मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, आर गिवन है 5 मीटर, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है एम 10 kg, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। हम्म, कैलकुलेटेड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास, आप पहले फोर्स कैलकुलेट कर लो, देन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट अपन एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन इन योर चॉइस, आप क्या पहले कैलकुलेट करते हो। सो डू इट, आराम से करिएगा, डू इट। So the correct option is, correct answer is yes, A is the correct one, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको चेक कर लो आप लोग, ठीक है, कैसे? फोर्स सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा mv² अपॉन r। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फोर्स, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? या v² अपॉन r, एक्सेलरेशन v² अपॉन r, mv², m मास, फोर्स इज इक्वल, फोर्स हमारा क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा क्या होगा? बेसिकली यदि मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स हमारा क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और F इज इक्वल mv² अपॉन r। सो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा v² अपॉन r। ठीक, ए का वैल्यू बच्चा लोग क्या हो जाएगा हमारा? v² अपॉन r हो जाएगा। क्लियर? चलो ट्राई नेक्स्ट। A body of mass m projected at an angle of theta from the ground with an initial velocity of v, acceleration due to gravity is g, what is the maximum horizontal? यहाँ पर मोशन है ना, प्लेन की बात हो रही है, मोशन है ना प्लेन में, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर, वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट मैक्स h, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? अ बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड with an initial velocity v, acceleration due to gravity is g, what is the maximum horizontal range covered?
यस, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 जी, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी, और वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। कैलकुलेटेड। चलो, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये सीधा फॉर्मूला ये लिख लो आप लोग, है ना। इसमें एक एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, इसमें सारे फॉर्मूले आपको, टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए, मैक्स हाइट मैक्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। when we will drop a ball, or when we will throw a ball horizontally in a particular height, एक पर्टिकुलर हाइट से यदि अपन किसी भी चीज को फेंकते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी, यहां पर भी आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। और when we throw a ball from the ground in a at an angle theta, so दोनों केस में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, एच मैक्स का और आर मैक्स का और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट्स का। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलो, ट्राई 19। वेलोसिटी ऑफ a dog is 15 units in the positive x direction, 3 units in positive y direction, starting from the origin. Velocity of a pig is 7 unit in the positive y direction, and 17 unit in positive x direction, starting from the origin. What is the relative velocity of dog with respect to x? Dog का relative velocity pig के respect में क्या होगा? ऑप्शन ए माइन, अभी अभी अपन डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, वी ए माइनस वी बी। डॉग का वेलोसिटी में से अपन क्या कर देंगे, पिक का वेलोसिटी माइनस कर देंगे, वी ए माइनस वी बी, वी डी माइनस वी पी, है ना। डॉग के वेलोसिटी में से अपन क्या करेंगे, पिक का वेलोसिटी माइनस कर देंगे। ऑप्शन ए करना आपको है -2 i कैप -4 j कैप, बी -3 i कैप -2 j कैप -4 i कैप -2 j कैप, और डी लास्ट वन 7 i कैप +4 j कैप। चेक कर लेते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखा हो, क्लियरली लिखा हुआ है, अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे कि पिक का वेलोसिटी अपन क्या कर देंगे, पिक का वेलोसिटी अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, डॉग का वेलोसिटी में से। पिक का वेलोसिटी बच्चों लोग अपन क्या कर देंगे, डॉग का वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे। ठीक। चलो, तो द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। A body moves from point A 3,6 from point B, पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, to point C. What is the average speed of the body along the given path? The total time taken 100 second. So first of all we will calculate distances, total distance upon total time taken. आपको distances calculate करना पड़ेगा, है ना। A से B का डिस्टेंस, देन B से C का डिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे अपन। यदि स्पीड की बात हो रही है तो डिस्टेंस की बात करूंगा, और यदि वेलोसिटी की बात हो रही होती तो अपन वेलोसिटी की बात हो रही तो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, यदि एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट अपन ए टू सी निकालते डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए से बी और बी से सी डिस्टेंस कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ेगा, और टोटल टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए 0.15 आंसर आ भी गया होगा बस लोगों का। 1.5 यूनिट्स, 15 यूनिट्स और 0.0015 यूनिट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर 0.15 यूनिट्स पर सेकेंड। चलो, 21। A car moving around a tree has a distance from the tree defined as r is equal 5t square plus 7. What is the magnitude of the centripetal acceleration at t is equal to 2 second if the angular velocity is 2 radian per second? A car moving around a trees has the distance given है, r given है. What is the magnitude of the centripetal acceleration at t is equal 2 second? The velocity given है v square upon r, v square upon r कैलकुलेट करिएगा, v square upon r वेलोसिटी गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड, v square upon r. b इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो। यस,
वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी, सो वी विल पुट हियर, वी विल पुट हियर टाइम का वैल्यू 2 सेकंड में पुट करेंगे, सो हमारा जो रेडियस आ रहा है वो 27 आ रहा है, एंड एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर इज क्या बनेगा आपका 108, 108, यस। क्या बने करेक्ट आंसर 108 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलो ट्राई नेक्स्ट। 22th question. A ball is moving with a constant velocity. After some time, it collides with a wall. Which one of the following remains conserved except momentum? क्या कंजर्व रहेगा मोमेंटम के अलावा, वो पूछ रहा है। एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, पावर और फोर्स। एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉट स्ट्रेट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड पावर, और फोर्स। चलो एनर्जी, एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। मोमेंटम हमारा कंजर्व है, तो एनर्जी कंजर्व होगी। मास 1/2 mv² और वी कैन से एनर्जी कैन नॉट वी क्रिएट नॉट स्टैटिक एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हमारा कोलाइड के पहले, कोलाइड के बाद टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। Apart from the momentum, the energy also remains conserved during collision. As a matter of fact, energy of system often remains conserved, or we can say constant. A man and a kid accidentally hit each other. What is the true about the forces experienced by them? They are equal in magnitude, बिल्कुल नहीं होगा। They are different in magnitude, बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। They are same in direction, अच्छा। They are at an angle of 1 point, अच्छा एंगल कहां से आ गया इसमें। A man and a kid accidentally hit each other. What is the true about the forces experienced by them? क्या आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ए क्यों, अच्छा फ्रॉम द थर्ड लॉ यहाँ पर वी नो दैट द फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इफ द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ट्राई नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, टू ऑफ देम आर 7 I cap - 13 J cap Newton, 2 I cap - 11 J cap Newton. What is the value of third force, other force? How can we calculate? रिजल्टेंट तो होना चाहिए ना इसमें, रिजल्टेंट तो होना चाहिए। अच्छा रिजल्टेंट जीरो ले रहे हैं अपन, जीरो ले लें, चेक करिए, ठीक है रिजल्टेंट जीरो ले लो। इफ इक्विलिब्रियम वाली केस है, यदि वो स्टेबल है और एक बॉडी पे फोर्स लग रहा, तो वी कैन टेक रिजल्टेंट अपन जीरो ले सकते हैं, ठीक है। सो ए -9 I cap प्लस तीनों को जोड़ हमारा जीरो आना चाहिए, तीनों को जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। सो 7 + 9, 7 + 2 इज इक्वल 7 + 2 9, और माइनस माइनस प्लस -9। सो आई थिंक सो डी होना चाहिए आंसर। ए बोल रहा है वो, अच्छा ए बोल रहा है, ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो फॉर अ बॉडी रिमेन्स इक्विलिब्रियम, यस द टोटल फोर्स ऑन इट शुड बी जीरो। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया उसमें नहीं लिखा इक्विलिब्रियम, तो अपन को जीरो लेके चलना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया 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 बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। In the following figure, what will happen? What will happen to the ball hanging from the roof of the car if the car suddenly moves towards left? Okay, ball moves towards right, ball move towards left, ball does not move, ball move out of the paper. Acha. So the correct answer is A is the correct answer. A is the correct answer. Since the system was initially rest, the inertia of ball is that of rest. When the car suddenly moves, the inertia of the car change, but not that the ball. So hence the ball moves towards right. कहने का मतलब है कि जब कभी गाड़ी आगे बढ़ती है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ धकेल जाती है। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट में थे, गाड़ी अचानक से आगे बढ़ी, हमारी बॉडी वहीं पर थी, तो हम सीट पर घलते हैं। और जब कभी भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अपर बॉडी
हमारी सामने वाली सीट पर टकराती है। क्यों टकराती है? क्योंकि पूरी बॉडी हमारी मोशन में, अचानक से ब्रेक लगा तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा रेस्ट में आ जाता है, बट ऊपर वाला पोर्शन बच्चा लोग रेस्ट में नहीं आ पाता। दैट्स वाई ऐसा होता है। सो वन मोर थिंग, दीज आर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, सिंपल से क्वेश्चन अपन कर रहे थे। बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, 25 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, और जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको एक क्वेश्चन करने में काफी समय लगेगा, और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। ठीक। सो मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, आप प्रॉपर उसको करिएगा। कम से कम अपन 2 मिनट 3 मिनट लेंगे क्वेश्चन करने के लिए। कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस बार मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था, बहुत से बच्चों को डाउट था, सर अपन क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है। इस बार मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, उसमें उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। आई विल ट्राई कि ज्यादा टाइम आपको ना लगे, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। उसका, उस क्वेश्चन का जो आपसे नहीं बनता है, उस क्वेश्चन का आप, या जो समझ में नहीं आया उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगता है, कभी कभी 2 घंटे में समझ में आ रहा है। तो 2 घंटे तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट ही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो सीरीज 12th क्लास का है, 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिजिक्स के, सो वी विल ट्राई कि यहां से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिले। स्टार्ट करते हैं। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स the electric flux will be maximum if the angle between the field lines and area vector is the electric flux will be maximum if the angle between the field lines and the area vector is 45 degree, 135 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस एंगल पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलने वाला है। यू नो दैट वेरी वेल कि फाई ई का वैल्यू ई एस कॉस थीटा। अब कॉस कहां पर मैक्सिमम होता है, ये बुद्धि लगाना है आपको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे। यस, कॉस कहां पर मैक्सिमम होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन देख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम मैक्सिमम मिलने वाला है ना, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यदि मैं बात करूं तो ई एस कॉस थीटा, और कॉस हमको मैक्सिमम कहाँ मिलता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और मिनिमम कहाँ मिलेगा, कॉस 180 पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हॉरिजॉन्टल लाइन पर यदि जो जितने बच्चे मैथ्स वाले हैं, जितने बच्चों ने मैथ बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि हमारा कॉस मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर, और कॉस मिनिमम होता है 180 डिग्री पर। इज इट क्लियर? चलो, ट्राई नेक्स्ट। A dipole having dipole moment P is placed in an electric field E. What will be the torque acting on the dipole? टॉर्क की बात कर रहा है, टॉर्क की बात। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वहीं से आपको बुद्धि लगानी है। यदि मैं टॉर्क टाउ की बात करूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? पी डॉट ई, पी प्लस ई, पी मतलब डाइपोल मूवमेंट और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्रॉस ई और पी माइनस ई। आपको बुद्धि लगाना है कि हमारा जो टॉर्क होगा वो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या होगा। जो हमारा टॉर्क होगा ना, चलो, वो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या होगा। ठीक। सो डू इट। देखो, इन क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर बुद्धि लगानी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज, क्या ऑप्शन आएगा, बहुत से लोग ऑप्शन दे भी रहे हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। पी क्रॉस ई जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। पी क्रॉस ई जो होगा, चलो, वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखो, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि टॉर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, और हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू इनटू ई।
फोर्स हमारा क्या होगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारा फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट, यदि कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट। ये आपको बुद्धि लगानी है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, सो वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। चलो ट्राई नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और 25 क्वेश्चन मुझे तो ऐसा लगता है 25 मिनट्स ही लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपन आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज 1 कूलम and -1 कूलम are placed 5 mm away from each other, forming a dipole. What will be the electric field intensity at a point 15 centimeter away from the dipole on its axis? अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम लगेगा। 2 पॉइंट चार्ज 1 कूलम and -1 कूलम are placed 1 mm away, सॉरी 5 mm away, ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं। 1 कूलम और -1 करना आपको, ये मैं नहीं बताने वाला। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 mm from each other, forming a dipole. What will be the field intensity at a point 15 centimeter away from the dipole? 15 centimeter away from the dipole. आपको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए है जो डाइपोल से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है ना। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज, जो क्विक करना है आपका 1.6 समथिंग आ रहा है, 2.62 समथिंग आ रहा है, 3 समथिंग आ रहा है, तो आपको ऑप्शन आसानी से देखने को मिलेगा। ए और डी में कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज अगर कैलकुलेट करोगे ना 2 3 डायरेक्ट आ जाएगा। और 1.6 और 1.4 समथिंग आ रहा है, तो पावर का भी खेल है यहाँ पर, है ना। चलो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर, 2.66 into 10 power 16 न्यूटन मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यू नो दैट वेरी वेल, कि डाइपोल मोमेंट हमारा कितना के मैंने देख लो आराम से। सो ई का वैल्यू हमारा क्या दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैं एक्सेस की बात करता हूँ, इक्वेटर में अलग होता है, एक्सेस की बात करता हूँ तो 2p आता है, और मैं इक्वेटर की बात करूंगा तो वहां पर केवल p आता है ना, जस्ट हाफ हो जाता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r⁻³ वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करोगे ना आप लोग, तो 2.66 into 10 power +16 न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक। चलो ट्राई नेक्स्ट। तो भाई आप लोग बोल रहे थे सर फॉर्मूला एटलीस्ट चाहिए, इस बार हम फॉर्मूला भी लेके आए हैं और एक्सप्लेनेशन भी उसको आपको देखने को मिलेगा। ट्राई नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है। टू सिलेंड्रिकल पाइप्स हैविंग द रेडियस 2 सेंटीमीटर 2 मीटर एंड 5 मीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब है कि जिनका एक्सेस एक ही हो, कोएक्सियली। The inner cylinder has total charge 1 coulomb and the outer sphere has total charge 2 coulomb. What will be the nature of electric field intensities at different distances from the axis of the cylinder? From the axis of the cylinder. तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में गिवन है, ठीक। तो ग्राफ को प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, आप देख लो, ए हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखो ग्राफ में आप क्विक आंसर दे सकते हो, इसका जो आंसर आने वाला है आई थिंक मुझे सी लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, टेक स्क्रीनशॉट, यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो, तो मैं प्रॉपर जब हमारी लाइव क्लास होती है तो वहां पर अपन इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। ट्राई नेक्स्ट। 2 पॉइंट चार्ज 4q plus q are kept at a distance of 30 centimeter each other, 30 centimeter each other. At which point the at which point between them the field intensity will be equal to zero, will be equal to zero, plus 4 coulomb, sorry, plus 4q और प्लस q। वो ये बोल रहा है 30 सेंटीमीटर इनका बीच का डिस्टेंस, आर हमारा 30 सेंटीमीटर है, यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर देना आप लोग, फ्रॉम ईच अदर, एट विच पॉइंट
It's which point between them the field intensity will be zero. Field intensity will be equal to zero. ठीक, कहने का मतलब है कि दोनों रिपल्सन फोर्स लाइन कहां पर, किस डिस्टेंस पर, यदि मैं एक्स ले लूं, जैसे देखिएगा ध्यान से, यदि मैं इस मान लो यहां पर एक पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये सी पॉइंट में मान लो अपन फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा 30 - एक्स। अब आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, और जब पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो अपोज करेंगे, तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपको फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलने वाली, जीरो मिलने वाली है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो दोनों फील्ड इंटेंसिटी को आपको इक्वेट करना पड़ेगा, और वहां पर एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रहा है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी 4 क्यू। चलो, और यदि मैं प्लस क्यू की बात करता तो कितना आ जाता, 10 सेंटीमीटर आ जाता। ठीक, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, करना आपको ये, C is equal Q upon B type. Find the energy stored in a capacitor between the terminal A and B of the combination shown below. Given capacitance of each capacitor, C is equal 1 microfarad. ठीक, calculated. A 12 microfarad, B 8 microfarad, C 4 microfarad and D 10 microfarad. Do it. कर लो आराम से, इसमें आपको समय लगेगा और आपको ये लगानी पड़ेगी। ठीक है, करिएगा सॉल्व। डू इट। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले तो आपको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी रिजॉल्व द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम को अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या हमारा सीरीज में, क्या हमारा पैरेलल में है, इतना तो आपको बनना चाहिए। 8 माइक्रो फैराडे यहाँ पर आने वाला आंसर। एक बार आप डायग्राम देख लो, जो प्रॉपर डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, चलो ट्राई नेक्स्ट। 7th, T capacitor, सेम कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। द T capacitor are connected in the shape of triangle ABC and shown in a figure. A voltage of 4 volt is applied between B और C के बीच में हमारा 4 वोल्ट है। ठीक है, तो A और C के बीच में वोल्टेज पूछ रहे हैं। B और C के बीच में वोल्टेज कितना है बच्चा लोग, 4 वोल्ट है। तो देखो बुद्धि वाली बात है, यदि मैं ऐसा टर्मिनल बना दूं, देखना ध्यान से, इफ अपन ऐसा कुछ बना लें, बी और सी के बीच में मान लो वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है। ठीक, आंसर देना है आपको। तो चाहे मैं ऐसे में बी और सी ले लूं, चाहे मैं ऐसे और बी और सी ले लूं, इनके बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। तो 3 माइक्रो फैराडे के पास 4 वोल्ट है, और 2 + 2 मतलब इसके और इसके पास भी 4 वोल्ट ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, दोनों पर सेम नहीं होगा। दोनों पर, यदि दोनों सेम कैपेसिटर है तो आधा आधा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 2 आना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, डू इट फास्ट। सो क्या सही आंसर आने वाला है, चेक करते हैं। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, उतना उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। आपको क्लियर दिख रहा था कि 3 माइक्रो फैराडे पर हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट है, और 2 और 2 हमारे सीरीज में, तो उन पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट की बात हो रही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, plate area 100 centimeter square, and the end is separated by 20, separated by distance of 20 mm, 20 mm, 20 mm, डिस्टेंस बीच का 20 mm है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 20 को मुझे 10 से डिवाइड करूँ, सेंटीमीटर में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 × 10⁻⁻² मीटर आएगा। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर।
स्क्वायर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें या पूरा सेंटीमीटर में ले लो। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस पूछ रहा है वो। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सी का वैल्यू क्या होगा इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया पता है आपको, डिस्टेंस पता है, तो आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट में हमारा क्या आने वाला है। ठीक, यू नो दैट वेरी वेल कि बेसिकली हमारा जो डिसाइडेड है वो डिस्टेंस और एरिया पे ही हमारा कैपेसिटेंस डिसाइडेड है। जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज्यादा आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा। तो C इज इक्वल ई नॉट इंटू, कर लो कैलकुलेट कितना आएगा। C इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं। यस, C इज इक्वल Q अपॉन B, और वी कैन से C इज इक्वल E नॉट A अपॉन D। D हमारा डिस्टेंस है और A हमारा एरिया। कैलकुलेट करेंगे तो 4.425 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैराडे। ट्राई नेक्स्ट। if A if VA and VB नहीं, VB are the potential of the two points A and B in the given figure, आपको दिख रहा है, what will be the correct relation between the electric field and the potential difference between the points? The distance between the points is D। दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चा लोग क्या है, हमारा D है। सो विच रिलेशन इज द करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? VA माइनस VB इज इक्वल ED, E इंटू D। इनके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। VA माइनस करेंगे VB में से इज इक्वल ED, और VA माइनस VB इज इक्वल। तो देखो, यदि आपको फॉर्मूला पता है कि यू नो दैट वेरी वेल कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहां से अपन रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, हाउ कैन वी रिलेट। वर्क डन जो हमारा होता है वो क्या होता है, वर्क डन भी आपको पता है। सो काफी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, A माइनस बी इज इक्वल ED। देख भी लो आराम से, वर्क डन हमारा ED होगा, और वर्क डन हमारा होता क्या है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक। चलो ट्राई नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 करते हैं। टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर, वन विद अ रेडियस ऑफ r एंड अनदर विद रेडियस ऑफ 5r। अच्छा, each carries a charge q uniformly distributed over the entire surface, which sphere stored more electric potential energy? देखो, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, पहले अपन ऑप्शन देख लें। द स्फीयर विथ रेडियस 5r, बोथ ऑफ द स्फीयर विल हैव द सेम। सेम तो नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा कम होने से पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। द स्फीयर विथ रेडियस r, इनिशियली इट विल बी स्फीयर विथ रेडियस 5r, देन इट विल, ऐसा तो नहीं होगा। तो आंसर ए और सी में से होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। रेडियस रेसिप्रोकल है, पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस में जो रिलेशन बन रहा है, डिस्टेंस में जो रिलेशन बन रहा है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आर बढ़ेगा, आर बच्चे लोग इंक्रीज होगा, तो यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं यार? व्हेन एवर आर इंक्रीज हो, यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ऑब्वियसली यदि आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और आर यदि हमारा ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, ठीक। ट्राई नेक्स्ट। बढ़िया। A potential difference of 100 volt is applied across a conductor of length 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD की बात हो रही है। VD के कई सारे फॉर्मूले हैं, मोबिलिटी से रिलेटेड भी है, और VD की मैं बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 9 इंटू 10 पावर माइनस 5। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कई सारे फॉर्मूले हैं। I इज इक्वल NEAVD, NEAVD, ठीक। VD हमारा I अपॉन NEA, और भी कई सारे फॉर्मूले, है ना। विच वन इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेट करना है। व्हेनेवर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक सिटी हमारी जनरेट होती है, फ्लो हो रही है, तो उसके जस्ट अपोजिट हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं, ठीक। चलो, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन नहीं पता तो आपसे नहीं बनेगा, है ना। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता होगा तभी आपसे बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया।
और एक्सप्लेनेशन हमारा गिवन है, डायरेक्ट वेलोसिटी इज अ मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करते बनेगा तभी आपसे आंसर आएगा। इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कर लो आराम से, कर लो कर लो कर लो। राइट, 4 ओम होगा, 2 ओम होगा, 8 ओम होगा या 6 ओम होगा, चेक कर लेते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओम इज द करेक्ट आंसर, है ना। और इसका जो करेक्ट डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा, इसको बना लो आराम से, देख लो, टेक स्क्रीनशॉट। क्योंकि देखो, इसमें आपको तीन चीजें तो दिमाग में रखनी, सेल से रिलेटेड कॉम्बिनेशन, सेल भी हमारा सीरीज और पैरेलल में आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस भी आपने सीरीज और पैरेलल में पढ़ा है, और कैपेसिटेंस भी आपने सीरीज और पैरेलल में पढ़ा है। ये तीन चीजें तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं से देखने को मिलती है। वेन एवर सीरीज में या पैरेलल में हमारे सेल्स कनेक्टेड हो या रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो या कैपेसिटर कनेक्टेड हो, उस केस में हमारा क्या रिजल्टेंट इनका बनने वाला है, या फिर पैरेलल सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन बने हो। और सेकंड अपन देखें तो जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहाँ पर काम करता है, ठीक है, किरचॉफ्स के भी कुछ लॉ लग जाते हैं। तो ओवरऑल हमें सारे के सारे टॉपिक अपने ब्रेन में सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और तब जाके आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ट्राई नेक्स्ट। इक्वेशन समेशन ई इज इक्वल समेशन आई आर इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। अभी अभी बात हो रही थी क्रिचॉफ्स की, जस्ट मैंने बात किया था क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स थर्ड लॉ, जो आपने देखा ही नहीं होगा, न्यूटन्स लॉ, है ना। क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है जंक्शन के लिए, करंट के लिए, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो टोटल सम होता है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो टोटल सम होता है वो जीरो के बराबर होता है। आने वाली और जाने वाली करंट का टोटल सम जीरो के बराबर होता है। और यदि मैं एक लूप की बात करूं, किसकी बात करूं एक लूप की बात करूं, तो लूप में हमारा जो टोटल ईएमएफ होता है वो आई आर के बराबर होता है। मतलब लूप का जो टोटल वोल्टेज है वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। जितना भी हमारा चार्ज निकलेगा और जितना भी कंज्यूम्ड होगा वो आपस में कैसा, वो इक्विटी होगा। सो हमारा जो सही आंसर आने वाला है वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया 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 बढ़िया। लूप मैथ की बात हो जहां पर ईएमएफ की बात, समेशन ऑफ ईएमएफ इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो, ठीक। सो इट इज अ सेकंड लॉ, क्रिचॉफ का सेकंड लॉ है, जंक्शन के लिए, जंक्शन के लिए नहीं है, सॉरी, वो किसके लिए, मैथ्स के लिए या वी कैन से लूप के लिए। यस, ट्राई नेक्स्ट। 14, two resistors are connected in two gaps of meter bridge, the balance is 20 centimeter 20 centimeter from the zero end. A resistance of 15 ohms is connected in series with the smaller of the two. The null point shifted to 40 centimeter. What is the value of the vigor resistance? What is the value of the vigor resistance? मीटर ब्रिज की बात हो रही है और रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन वहां पर देखने को मिलता है। 9, 18, 27, 36। डू इट फास्ट, कर लो आराम से, डू इट। कर लो आराम से, क्या आंसर आएगा। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, इज द करेक्ट आंसर। इसको चेक कर लो आप लोग आराम से, ठीक है, देख लो आराम से। टेक स्क्रीनशॉट, उसको आराम समझो पहले।
A potentiometer has uniform potential gradient. The specific resistance of the material of the potentiometer wire is 10 power 9 ohm meter. The current passing through it is 0.5 ampere, and the cross sectional area of the wire is 10 power minus 8 meter square. Calculate the potential gradient along the potential wire. Do it. कर लो आराम से. Do it. Do it. Do it. I am audible ना? कर लो आराम से. Do it. चलो. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर. इसको चेक कर लेते हैं. देख लो आराम से देख लो. जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? रो एल अपॉन ए. पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? चलो रो एल अपॉन ए. सो कैलकुलेटेड. कर लो आराम से. डू इट. चलो. ट्राई नेक्स्ट. A solenoid has core of material with relative permeability 200 and its winding carry a current of 2 ampere. The number of turns of the solenoid is 200 per meter. What is the magnetization of the material? What is the magnetization of the material? कर लो आराम से. A solenoid has core of a material with relative permeability 200 and its winding carry a current of 2 ampere. Permeability given है आपको. चलो करंट given है. The number of turns solenoid 200 given है. What is the magnetization of the material? P पूछ रहा है वो. 6 into 10 power 4, 7 into 10 power 4, 8 into 10 power 4 or 9 into 10 power 4. Do it. So now the correct answer is कर लो आराम से कर लो. C is the correct answer. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा आप. सो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है आपको. द नंबर ऑफ टर्न्स आपको सारी चीजें गिवन है. यू नो दैट वेरी वेल फॉर्मूला. मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या होगा? गामा इनटू एच. वैल्यू पुट करेंगे हमारा म्यू आर माइनस 1 इनटू एच. वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. कितना आएगा? 8 इंटू 7.96 इंटू 10 पावर 4 आ रहा है. तो अप्रोक्सीमेट वी कैन से 8 इंटू 10 पावर 4. चलो ट्राई नेक्स्ट. भैया लोग आपको इस बार फॉर्मूले भी है, सॉल्यूशन भी है, और जहां मुझे लग रहा है वहां पर एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, आराम से तसल्ली से करो. और देखो 25 क्वेश्चन तो ठीक है, आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन लगाने चाहिए, लेकिन वी आर ट्राइंग दैट कि आपको 20-25 क्वेश्चंस की आपको सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे. तो एग्जाम के पहले आप लगभग सभी चैप्टर से, सभी सब्जेक्ट से एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन तो लगा लो. और हम चाह भी रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कम 500 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट से आपको दे दें. और कहीं ना कहीं आपको क्रेयॉन्स पे एमसीक्यूज मिल रहे हैं और वहां पर आप लगा भी रहे हैं. लाइव क्लास में हम उसको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं. देखो करना आपको है, और आप यदि अच्छे से करेंगे और आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा. और सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा. चलो. A proton enters a magnetic field of flux 5 Tesla with a velocity of 5 into 10 power 7 meter per second at an angle of 30 degree with the field. Find the force on the proton. फोर्स की बात कर रहा है भैया लोग. कर लो. मैग्नेटिक का field of flux density 5 Tesla with the velocity of 5 into 10 power 7 meter per second. Velocity given है, angle given है, calculated 0.2 into 10 power minus 11 न्यूटन. 2 into भाई फोर्स का तो डेफिनेशन हमको एक ही पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना. कितने टाइप के फोर्स है? यूनिट तो वही है, न्यूटन ही है. कितने टाइप के फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जमाने भर फोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना. E is equal F upon Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स क्या हो जाएगा? E into Q भी हो जाता है. कई सारे फोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा? सेम ही होगा, है ना. 0.2 into 10 power minus 11, 2 into 10 power minus 11, 20 into 10 power minus 11 और 200 into 10 power minus 11 न्यूटन. So the correct option, correct answer is B is the correct answer. बढ़िया. B is the correct answer. Try next. 18. देख लो इसको पहले, देख लो. QB F is equal QVB sin theta. QVB sin theta. Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और V हमारा वेलोसिटी, sin थीटा हमारा एंगल है ना. डू इट. बढ़िया. 18th क्वेश्चन. Which of the following is not a point of similar between Biot-Savart's law and Coulomb's law?
कूलम्ब्स लॉ हमारा बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के लिए है। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है। व्हेनेवर सेम चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स, सेम चार्ज और रिपल्शन फोर्स और डिफरेंट चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। और उसमें एक रिलेशन हम क्रिएट करते हैं और फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बायो सेवर्ट का जो लॉ है वहां पर स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल लेंथ से अपन को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। बोथ फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोथ फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। They are not a universal law. The principle of superposition does not apply to both. Both are long range field. Check कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। C is the correct answer. The the principle of superposition does not apply to both. अच्छा, the principle of superposition applies to the both field. This is because the magnetic field. ठीक 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 है, ठीक। चलो, try next. 19th question. A long straight wire of radius x carries a steady current. The current is uniformly distributed across it cross section. Calculate the calculate the ratio of the magnetic field at xy4 and 8x. Calculate the ratio of the magnetic field at xy4 and 8x. Do it. 4, 3, 2 और 1. आसान है, करिएगा। So now the correct answer is, correct option is C is the correct answer. बढ़िया, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो। देखो, फॉर्मूले का ही खेल है। फॉर्मूला यदि आपसे बनेगा तब आपसे आंसर भी बनेगा। V1 V2 की वैल्यूज, V1 V2 का फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है। रेशो आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो, ट्राई नेक्स्ट। The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 4 centimeter at a point on the axis at a distance of 7 centimeter from the center is 48 microtesla. What will be the value at the center of the loop? 390, 393, 395. काफी क्लोज क्लोज क्वेश्चन गिवन है। आंसर हमारे 397। करना पड़ेगा आपको। डू इट, डू इट। चलो, so the correct answer is B is the correct answer. 393 is the correct answer. बढ़िया। टेक स्क्रीनशॉट। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू, टेक स्क्रीनशॉट। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा, है ना। बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दैट मींस आप किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे मैं सीयूटी की बात करूं, एनएफ की बात करूं या फिर नीट की बात करूं, वहां पर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। जे डबल की बात करूंगा तो वहां पर फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। Which among the following is the source of the magnetic field? Mechanical origin, electrical origin, chemical origin, potential origin. Which among the following is the source of magnetic field? Magnetism का basically origin क्या है? Electrical origin, मुझे तो बी लग रहा है। मैकेनिकल ओरिजिन, मतलब वर्क हो रहा है वहां पर। केमिकल ओरिजिन, मशीन की बात हो रही है मैकेनिकल में। और पोटेंशियल ओरिजिन। सो द करेक्ट आंसर इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेनेवर चार्ज फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो। What is the relation between the angle of dip and magnetic latitude? Angle of dip and magnetic latitude, A। चेक कर लो। Which one is the correct option? तो आसान है, ये तो रिलेशन सीधा आपको पता होना चाहिए। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया 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 बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग मैग्नेटिक डू इट। ए पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट। वेयर इज द फेरोमैग्नेट इज ग्रेटर टू डायमैग्नेटिक, इज ग्रेटर टू पैरामैग्नेटिक। बी हमारा सबसे ज्यादा डायमैग्नेटिक, देन फेरो, देन पैरा। सी हमारा डाई, देन पैरा, देन फेरो, एंड लास्ट वन फेरो और पैरा और डाई।
देखो फेरोमैग्नेटिक दैट मींस जो जो आयरन निकल कोबाल्ट को इजीली अट्रैक्ट करता हो, पैरा मतलब जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता हो, जिसमें मैग्नेटिज्म के जो गुण होते हैं वो थोड़े थोड़े होते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो गुण आ जाएंगे और हट जाएगा तो चले जाएंगे। और डायमैग्नेटिक का यदि मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मतलब कि वो कितना भी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा लेकिन उसमें मैग्नेटिज्म के बोलना चाहिए गुण नहीं आएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज वो नहीं आएंगी। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, फेरो देन पैरा देन डायमैग्नेटिक। चलो, ट्राई नेक्स्ट। Second last question for the day. A material has a permittivity of 0.1 when the magnetic intensity of 70. What will be the magnetic induction inside the material? 7, 0.7, 70 or 0.77? 0.7, 0.07. Do it. Do it. So the correct answer is A is the correct answer. A is the आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. It's too easy. Mu naught into H. B is equal magnetic induction is equal म्यू नॉट इनटू एच. वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? 70 आएगा. बढ़िया. ट्राई नेक्स्ट. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग. फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट आंसर? कर लो आराम से. विच वन इज द करेक्ट आंसर? कर लो. डू इट. ए इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया 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 बढ़िया. इसका अपन एक्सप्लेनेशन इसका भी देख लो. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इन वैक्यूम इज फाइंड एज द रेशियो ऑफ द applied magnetic field V naught to the permeability of mu naught. Magnetic intensity is denoted by H. H is equal क्या हो जाएगा? B naught upon B naught. तो बच्चा लोग, वी आर ट्राइंग कि आप अच्छा करो, और एग्जाम में जब आप अच्छा करोगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं नाम होने वाला है. यदि आप सेटिस्फाई रहोगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और आप यदि रिजल्ट अच्छा लाते हो तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा लगने वाला है. और जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होगा कि क्या टीचर्स मिले हैं, है ना. तो वन मोर थिंग बच्चा लोग, वॉट एवर जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेरीज हैं, ये तो सब कहने वाली बात है, जो भी आपको डाउट्स, जो भी आपको क्वेरीज हैं, आप उनको फटाफट से चैट बॉक्स में अपलोड करो. और जो भी हमारे अपकमिंग सेशन है उसको भी कंप्लीट देखो. और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि और क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो रेगुलरली पीडीएफ, रेगुलरली पीवाईक्यूज, रेगुलरली हमारा जो नोट्स हैं, जो हमारे वीडियोस हैं, वो प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हो ही रहे हैं. लाइव क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है. कहीं पर भी ये ना रह जाए कि आपने नहीं किया. देखो, एक्सक्यूज देना, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आप एक्सक्यूज निकालोगे. एक्सक्यूज निकालने से अच्छा कि हम अभी मेहनत कर लें. तो कहने का मतलब ये कि एट द एंड हमारा जो गोल है उस पर हमें फोकस करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद बच्चा लोग.